हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूसीसी चर्चा में। यूसीसी से रिलेटेड हम वो सारे एस्पेक्ट को देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यूसीसी क्या है, कानून के क्या टाइप होते हैं, चर्चा में क्यों आया है, संविधान में कहां इसका उल्लेख है, क्या क्या बदलेगा इसके पारित होने के बाद, इसका इतिहास क्या है, कहां कहां ये लागू होगा, किस पर ये इंपैक्ट डालेगा, क्यों लागू होना चाहिए, क्यों लागू नहीं होना चाहिए, ऐसे तमाम तरह के पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। सबसे पहला है कि यूसीसी क्या है। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। सवाल है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो देश के जितने भी नागरिक हैं, जो भी नागरिक है उनमें उनके बीच में कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें या हम गुजरात से अरुणाचल की बात करें, क्रिमिनल लॉ एक है। कहीं पे भी हत्या होती है, चोरी होती है, लूट होता है तो उसके लिए एक ही लॉ है। लेकिन जब हम सिविल मामलों में जाते हैं तो जाति, धर्म, वर्ग, इन सब आधार पे चीजें बदल जाती है। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि देश के सभी नागरिक, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, उनके बीच में एक समान सिविल कोड होगा, एक समान नागरिक संहिता होगी। सिविल कोड के अंदर मुद्दा कौन कौन सा होता है? सिविल कोड के अंदर जैसे शादी का, तलाक का, जमीन जायदाद का, बच्चे को गोद लेने का, उसके उत्तराधिकारी का, तो ऐसे करके अलग अलग मुद्दे होते हैं जो अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन के अंदर अलग अलग हो जाता है। सबसे पहले हमको यह समझना है, अभी ये अचानक से चर्चा में इसलिए आया कि आपको पता है उत्तराखंड ने इसको पास कर दिया है। इसके पीछे भी क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड यहां पे है और इसने इसको क्या किया, पास कर दिया है। तो उत्तराखंड ने इसको पास किया है और उसको अब वो लागू करने जा रही है। राष्ट्रपति के पास वो बिल चला गया, तो उत्तराखंड के द्वारा सबसे पहले लागू किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड वो स्टेट नहीं है जिसने सबसे पहले इसको लागू किया है। आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला बन गया है जो इसको लागू करेगा। इसके पहले गोवा ऑलरेडी कर चुका है, यानी भारत के अंदर गोवा वो स्टेट है जिसको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है और गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू है। पुर्तगीज ने लगाया था और उसको हमने अभी कंटिन्यू रखा है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा कि ये क्रिमिनल लॉ क्या होता है और ये सिविल लॉ क्या होता है। क्योंकि यूसीसी का जो संबंध है, यूसीसी का जो संबंध है वो इस सिविल लॉ से, क्रिमिनल लॉ से नहीं। क्रिमिनल में ऑलरेडी यूसीसी लागू है, मैंने वहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म लॉ लागू है। तो जो सिविल लॉ होता है उसको पहले समझिए। सिविल लॉ के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, उत्तराधिकारी से रिलेटेड, जो सक्सेसर होगा उसको किस तरह के राइट्स मिल सकते हैं, तो ऐसा कोई अगर मुद्दा आता है तो उस तरह के इशू को हम लोग सिविल इशू कहते हैं। ठीक, उसको सिविल इशू कहते हैं। दूसरा, अगर मान लो किसी ने हत्या कर दी, रेप कर दिया, लूट लिया, चोरी हो गई, ऐसी कोई घटनाएं होती है उसको क्रिमिनल केस कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक और अंतर है, जब भी कोई अगर सिविल से मैटर, सिविल से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिविल से जुड़ा हुआ मामला है तो आप सीधे कोर्ट जाएंगे या कोई ट्रिब्यूनल उसके लिए बनाया गया उस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, यानी आपको पुलिस के पास नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो आप सबसे पहले थाने में शिकायत करेंगे, पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, पुलिस के द्वारा जांच होगी और फिर प्रोसेस ये आगे बढ़ के कोर्ट पहुंचेगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो जहां सिविल का मामला होता है तो वहां पे कोर्ट या ट्रिब्यूनल का मकसद यह होता है कि जिस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हुआ है उसके अधिकार की रक्षा करना है, तो वो चेंज हो जाता है, उसके अधिकार की रक्षा करना है। लेकिन जब क्रिमिनल वाला मुद्दा आता है तो उस समय क्या होता है, क्रिमिनल का मुद्दा होता है तो समाज के अंदर हार्मोनी बनी रहे, सिक्योरिटी सेफ्टी बनी रहे, उसके कारण जो गलती करता है उसको पनिश करना होता है। तो यहां का इसका उद्देश्य है दंड देना ताकि कानून बना रहे। अब सवाल है कि ये जो यूसीसी है ये चर्चा में क्यों आया। आप देखिए, चर्चा में होने का कारण है, आपको मालूम है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री साहब हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जब लोक चुनाव हुआ था उस समय इन्होंने बोला था विधानसभा का कि अगर हमारी सरकार आती है, तो हमारी सरकार अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है दोबारा उत्तराखंड में तो हम यूसीसी लागू कर देंगे। और इनकी सरकार आ गई, वादे के मुताबिक इन्होंने इसको विधानसभा से पास भी कर दिया। लेकिन अमूमन पास होकर चीजें कहां जाती है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल गुरमीत सिंह है, तो राज्यपाल साहब के पास जाती है और राज्यपाल उसको जब ऑथराइज कर देते हैं तो वो पास हो जाता है, कानून बन जाता है।
लेकिन इसको राज्यपाल साहब ने पास नहीं किया, इसको राज्यपाल साहब ने रिजर्व कर लिया। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के पास एक पावर है ना वीटो के अंदर, कि वो जिस बिल को चाहे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। इसको इन्होंने रिजर्व कर लिया। लेकिन आपके लिए यहां पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया। एक आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरे को उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे या कंफ्यूजन होगा। यहां पे जो हमारे राज्यपाल साहब ने इसको रिजर्व किया, उसके पीछे कारण था। कारण है आर्टिकल 244। कारण यह है कि जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो समवर्ती सूची के अंदर है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, और उसके अंदर भी ये एंट्री 5 में शामिल है। एंट्री 5 में है क्या? एक्चुअली पर्सनल लॉ की बात की गई है। पर्सनल लॉ जो है पहले संघ सूची के अंदर था, इसको बाद में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इसका मतलब यह है कि इस पे संसद भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो आर्टिकल 244 कहता है यदि ऐसा कोई समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट जिस पे संसद ने कानून बना दिया, तो राज्य का कानून इफेक्टिव नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि यदि कोई समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, पहले अगर संसद ने रूल बना दिया तो राज्य का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि यदि समवर्ती सूची का कंकरेंट लिस्ट का ही कोई सब्जेक्ट है और उसको राज्य की विधानसभा ने उस पर कुछ नियम बनाया, और वो नियम संसद के नियम से जो रूल है या पहले से चलता हुआ कोई कानून है या कोई कानून वो लेके आ रहे हैं, उसके साथ अगर मैच नहीं करता और वो वाला प्रपोजल राष्ट्रपति के सहमति के लिए चला जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर सहमति दे दें, फिर क्या होगा? वो उस राज्य में लागू हो जाएगा। वो उस राज्य में लागू हो जाएगा। इसी के लिए जो राज्यपाल साहब हैं, क्योंकि अभी देश में तो लागू हुआ नहीं है, तो राज्यपाल ने देखा कि मामला फंस जाएगा, तो उन्होंने राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के लिए भेजा आर्टिकल 244 के तहत। एक है आर्टिकल 44, आपको पता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। उसके अंदर प्रोविजन है 44 के तहत कि राज्य का सरकार का यह दायित्व है कि सरकार सभी के लिए कॉमन सिविल कोड लेके आए। सरकार ये दायित्व धीरे धीरे पूरा कर रही है, जो यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। अब कुछ और भी चीजें हैं। उत्तराखंड ने या कोई भी सरकार ने वैसे ही इसको लागू तो किया नहीं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले रंजना प्रकाश देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इनके नेतृत्व में 5 लोगों की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने 740 पेज का 740 टोटल 740 पेज का ड्राफ्ट किसको भेजा? सरकार को दिया। उस ड्राफ्ट में सपोर्ट किया गया था यूसीसी का, और उसके बाद सरकार ने उस पे नियम सरकार लेके आई और उसको पास किया और राष्ट्रपति के पास परमिशन के लिए भेज दिया गया है। अब इसका अगर थोड़ा सा और एक और बात है यहाँ पे, रंजना प्रकाश जो है, इन्होंने किया रिकमेंडेशन दिया। इसके पहले जो 22वें विधि आयोग थे, 22वां विधि आयोग जो हमारा था, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने ये कहा था केंद्र सरकार को कि डायरेक्ट लागू मत करो, लागू करने के पहले जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, रिलीजियस संस्थाएं हैं, जो भी पब्लिक अफेयर में काम करने वाली संस्थाएं हैं, उससे एक बार जनमत करवा लीजिए या उनका एक बार मत ले लीजिए। इतिहास की बात करें तो जनसंघ ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन लोगों ने कोशिश किया था। जनसंघ का तो पूरा डिमांड ही था स्टार्टिंग से ही। जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन उस तरह से एफर्ट कभी नहीं किया। उनको लगा कि अभी ये समय नहीं है लागू करने का। भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे ये लागू हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी क्लियर स्टैंड में नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे क्लियर थे कि नहीं लागू होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे थे जो क्लियर नहीं थे लागू नहीं होना चाहिए। यानी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी धारे बटे हुए थे। एक गुट चाहता था लागू हो जाए, एक चाहता था अभी लागू नहीं हो, एक चाहता था लागू ही ना हो। ऐसे अलग अलग ग्रुप थे वहां पे। जनसंघ शुरू से ही चाहता था। एक केस आता है शाहबानो का। शाहबानो के केस से आप सब लोग शाहबानो के केस को जानते हैं। ये शाहबानो है और ये राजीव गांधी है, नाम जुड़ा हुआ है उस केस में। शाहबानो के केस में हुआ क्या? शाहबानो के केस में हुआ ये कि 1978 में इंदौर में रहने वाली 62 एज हो गया था, 62 साल की ये महिला है, और इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खास, इन्होंने इनसे तलाक ले लिया। तलाक 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 और तलाक हो गया। अब इन्होंने केस किया, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो इन्होंने बोला
कि मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग तो ठीक है हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5-5 बच्चे हमारे, उसका खर्चा कैसे चलेगा, हम उसको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत को दरकिनार करते हुए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कह दिया कि नहीं, इनको आपको क्षतिपूर्ति देना होगा। इसी कारण और एक और कमेंट किया, वो कमेंट ये था कि आर्टिकल 44 संविधान का एक डेड आर्टिकल बन के रह गया, एक मृत आर्टिकल बन के रह गया। ये भी कमेंट था उस कोर्ट का, और इनको क्षतिपूर्ति देने को का ऑर्डर पास कर दिया गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। हुआ ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इसका विरोध किया, काफी दबाव आया, तो इन्होंने राजीव गांधी के ऊपर एक धब्बा लगता है इसका। उन्होंने क्या किया, एक रूल वो लेके आए, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 और सुप्रीम कोर्ट के रूल को बाईपास करते हुए जो पर्सनल लॉ था शरीयत का, उसके अकॉर्डिंग नियम पास किया, और ये केस जीतने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। उस नियम के कारण वो फिर खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फॉलो कर लिया। तो ये साहबानों का केस था, मतलब ये इतिहास है उसका। अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या होना चाहिए। देखिए, हुआ ये, और भी चीजें थी बहुत सारी, लाइक 1941 में हिंदू कोड बना। जब हिंदू कोड बना तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सब पे लागू कर दिया गया, लेकिन अदर कम्युनिटी पे इसको लागू नहीं किया गया। अब सवाल है कि जब यूसीसी लागू होगा तो किस किस तरह के बदलाव होंगे। देखिए, यूसीसी जब लागू होगा, इसमें 400 से ज्यादा प्रोविजन, ये जो लॉ आ रहा है उसमें 400 से ज्यादा प्रोविजन है। इसमें अब सिविल मैटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे शादी है, लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड कर दिया गया है, तलाक का प्रोसेस है, वो सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अब देखो, शादी में क्या होगा, अब शादी में होगा ये कि लड़की का एज मिनिमम 18 और लड़का मिनिमम 21 का होगा किसी भी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी शरीयत के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई शादी की एज नहीं है फिक्स, यानी अगर कोई भी शादी करने लायक हो जाता है तो शादी हो जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिकमेंडेशन है उसके अंदर, जैसे लड़की 12 साल के बाद 17 साल तक उसकी शादी हो सकती है, लड़के का थोड़ा सा ऊपर 18 साल के बाद, मतलब 18 नहीं, सॉरी 9 से लेके 12 के 9 साल के बाद ही लड़की की शादी हो सकती है, लड़के की शादी 12-13 साल के बाद हो सकती है। तो ऐसे करके अलग अलग जगह वेरिएशन है, तो वहां 18 वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे पहला रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि 18 साल मिनिमम लड़की का होना चाहिए और लड़के का 21 साल होना चाहिए। इसके बाद दूसरी कि एक शादी से अधिक शादी नहीं कर सकते। एक शादी अभी क्या है मुस्लिम लॉ में 4 कर सकते हैं। जो एसटी है उसके अंदर बहुत सारे एसटी के कैटेगरी के अंदर ये बाउंडेशन ही नहीं है, वहां पे कई शादी कर सकते हैं, वहां तो और इजी है। मुसलमानों इस्लाम से भी ज्यादा आसान कई सारे आदिवासी सेक्शन के अंदर बहुत ही इजी प्रोसेस है। दूसरा कि वहां तलाक भी बहुत आसान हो जाता है, छेना फाड़ देना, आंचल फाड़ देना, आराम से म्यूचुअली अलग हो जाना, बड़ा सिंपल प्रोसेस और सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो खैर, तो यहां शादी की हम बात करते हैं, तो शादी में यह है कि एक पत्नी अगर जीवित है तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा शादी को रजिस्टर्ड करवाना होगा, तो 26 मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई है उस स्टेट में उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो 3 महीने का सजा हो सकता है या 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है मैक्सिमम। और अब जो भी शादी होगी उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा, अदरवाइज 6 महीने की सजा या 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। किसी भी व्यक्ति को पुनर्विवाह का अधिकार तभी मिलेगा जब वो तलाक ले लेगा, पूरी तरह से तलाक लेगा, तब जाके वो दोबारा शादी कर सकता है। तो शादी से रिलेटेड कई सारे नियम यहाँ पे हैं, लेकिन शादी के प्रोसेस में कुछ भी ऐसा नहीं है। इस्लाम अपने हिसाब से करेगा, हिंदू अपने हिसाब से करेंगे, क्रिश्चियन अपने हिसाब से करेंगे, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बस रूल्स को ठीक करने की कोशिश की गई है। दूसरा उत्तराधिकार, दूसरा तलाक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, तलाक की भी बात कर लेते हैं। अगर तलाक की बात है तो तलाक लिया जा सकता है, तो तलाक में अब हलाला खुला ये सब चीजें नहीं चलेंगी, आदिवासी वाला प्रोसेस भी नहीं चलेगा, जहां पे उसको लागू किया जाएगा भी हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली तलाक का जो प्रोसेस है, तो तलाक लेने के पहले 1 साल तक रहना पड़ेगा। इट मीन्स कि शादी जो होती है तो कम से कम 1 साल के बाद ही हम तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं, 1 साल पहले फाइल नहीं करेंगे। तो ये पहला है। दूसरा है कि तलाक अकॉर्डिंग टू रूल लेना होगा, जो इसके अंदर यूसीसी के अंदर जो प्रोविजन है
उसके अकॉर्डिंग तलाक लेंगे, चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। अगर वैसे नहीं लेते तो फिर यहाँ पे सजा का प्रोविजन किया गया है कि अगर गलत तरीके से तलाक लेते हैं तो 3 साल तक की सजा यहाँ पे हो सकती है। कोई यदि रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है, यानी कोई अगर रिलीजन कन्वर्ट करता है तो वो एक ग्राउंड बनेगा तलाक का। रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद उस आधार पे कोई तलाक ले सकता है, या कोई कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तलाक दी जा सकती है। तो ये सारे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लीगल होगा और वो सब पे लागू होगा। इसके बाद उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार के नियम को लेकर भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है कि अब क्या होगा। पहले जैसे मुस्लिम लॉ में अलग था, ईसाई में अलग था, अभी हम लोग देखेंगे भी। तो जहां खास करके जो इस तरह के सक्सेसर वाला रूल था ना, उत्तराधिकार वाला, संपत्ति किसको मिले, इसमें महिलाएं पिछड़ जाती थी। ट्राइबल बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो महिलाएं पिछड़ जाती थी, तो वो चीज यहां नहीं होगा। अब महिला हो, माने अब लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, महिला पुरुष हो, उनको एज इट इज वो अधिकार मिलेगा, इक्वली अधिकार मिलेगा, दोनों बराबर माने जाएंगे। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसको आसान कर दिया है। तीसरा है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, सबको पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो लिव इन रिलेशनशिप में कुछ नियम कायदे अब लाए गए। सबसे पहले जैसे शादी होती है रजिस्टर्ड, लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद एक रसीद मिलेगा, ठीक है। उस रसीद के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कोई कपल रह रहा है तो उसको कोई अपना घर देगा रेंट पर, या कुछ इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे वहां पे वो सर्टिफिकेट चाहिए अगर लिव इन रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है तो। पहला। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई बच्चा होता है तो वो लीगल बच्चा होगा। तीसरा, ये नियम उन पे लागू नहीं होगा, जैसे कई ट्राइबल बेल्ट हैं, उन ट्राइबल कल्चर के अंदर में शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप का रिवाज ही है। शादी के पहले वो कुछ दिन तक साथ में रहते, अगर लगता है कि रह पाएंगे तब फिर शादी होती है, अदरवाइज नहीं। तो जहां ये रिवाज है वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा, अदरवाइज ये लागू होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पे 3 महीने तक की सजा, 10,000 तक का जुर्माना है। गलत जानकारी या नोटिस देने पे भी, जानकारी नहीं देने पे 6 महीने की सजा, 25,000 तक का जुर्माना है। तो ये सब है। अब लिव इन रिलेशनशिप में मान लो पंगा हो गया, जैसे शादी में होती है तो लिव इन रिलेशनशिप में पंगा हो गया, फिर क्या होगा। महिलाएं यहां पे अपने भरण पोषण के लिए यहां पे दावा कर सकती है, जैसे शादी में किया जाता है, ठीक है, वो किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप से अब हटना है सबको, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप है, अब इनको हटना है तो ऑफिशियली कार्रवाई के द्वारा वो ऑफिशियली हटेंगे, जैसे तलाक होता है ना, उसी का सॉफ्ट वर्जन होगा और ये हटेंगे यहां से। तो ये सारे फैक्ट्स लिविंग से रिलेटेड हैं। अब क्या क्या नहीं बदलेगा, सवाल ये भी है कि क्या क्या नहीं बदलेगा। तो देखिए, क्या क्या नहीं बदलेगा मतलब सिंपल सा है कि इसके अंदर जो विरोध किया जा रहा है कि ये होगा वो होगा, नहीं, यहां पे ठीक से अगर इसको देखेंगे तो जिसको इबादत करना है, जिसको पूजा करना है, जिसको जैसे शादी करनी है वो सब करेगा। शादी अपने हिसाब से कीजिए जैसे आप कर रहे हो, सिर्फ रजिस्टर्ड करवा लो जाके, आप अपने हिसाब से ये सब कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं, आपका तरीका, आपके कपड़े, आपका पहनावा सब कुछ रहेगा। लेकिन जब जमीन जायदाद की बारी आएगी, जब शादी तोड़ने की बारी आएगी, तो वहां पे किसी के साथ बेईमानी ना हो, इसके लिए ये लॉ बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, मतलब क्यों और अलग अलग देशों में इसको ऐसे लागू किया गया है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। अब सवाल है कि किस पे ये लागू होगा। देखिए, बहुत लोग बड़े उछल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यहां जय श्री राम का नारा लगाने का क्या मतलब है, बताओ, कोई मतलब है तो बताइए। ये बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है या बिल्कुल ये सोशल इशू है, इसका इस पे किस पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहेगा। तो दरअसल हमारे यहाँ थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट एक आ जाता है, तो लगता है कि अब ये जब हटा तो उसमें मुस्लिमों पे इंपैक्ट पड़ना है। बहुत आदमी को तो पता ही नहीं उसके अलावा किसी और पे पड़ रहा है। बहुत आदमी को तो पता ही नहीं है कि इस्लाम के जो मुसलमान हैं उनका सिर्फ ट्रिपल तलाक दिखता है, उनकी 4 शादियां दिखती हैं, और जो कुछ है वो दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत लोगों पे असर पड़ेगा, देखो क्या क्या पड़ेगा अच्छे से। असर किस किस से पड़ रहा है। पहला तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है, अमेंड होगा, ज्यादा नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत करना होगा। अब इसके अंदर जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसका एक सेक्शन है 2, उसका सब सेक्शन है 2। यहाँ पे प्रोविजन जो ये है, धारा जो सब सेक्शन है, ये कहता है कि हिंदू का जो ये कोड है ये एसटी पर लागू नहीं होगा, अनुसूचित जनजाति पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने रीति रिवाज है, उसको फॉलो करेंगे, ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा, कानूनी धारा 5 का सेक्शन 5 और 7 ये कहता है
कि जो हमारी प्रथाएं हैं, जो पारंपरिक हमारे जो तौर तरीके हैं, जो पारंपरिक नियम है, वो इस तरह की प्रक्रिया यानी कानूनी प्रक्रिया पे लागू होगी, यानी कानून प्रक्रिया शांत हो जाएगा या वो दब जाएगा और जो हमारे ट्रेडिशन है वो लागू होंगे, ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दो यहां पे समाप्त हो रहा है। अब देखो मुस्लिम के अंदर आते हैं। मुस्लिम में के अंदर जो शरीयत की बात बार बार की जाती है, तो मुस्लिम का जो शरीयत एक्ट है 1937, इसके अंदर तो बहुत बदलाव आना है। इसके अंदर जो शादी की मिनिमम एज है वो है ही नहीं, पहली बात। कहीं कहीं वही 12 से 18 लड़का, लड़की 9 से 17, ऐसे मतलब जो लगे कि नहीं अभी शादी करने लायक हो गया तो उसकी शादी की जा सकती है। अब वो नहीं होगा, जब कॉमन सिविल कोड लगेगा तो मिनिमम 18 और 21 का फॉर्मूला। इसके अलावा उत्तराधिकार के नियम में कुछ यहाँ पे महिलाओं को पावर कम हो जाता है, वो अब इक्वली मिलने लगेगा। तो ऐसे करके तलाक के मामले में ट्रिपल तलाक, हलाला है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू लॉ तलाक लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुस्लिम के शरीयत में बदलाव को दिखाएगा। ठीक है, ये बदलाव उनको करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिख पे भी इसका असर पड़ रहा है। सिख पे क्या असर पड़ रहा है, देखो सिख पे क्या पड़ रहा है। सिख जो है 1909 का आनंद विवाह अधिनियम, आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत वो शादी करते हैं। ठीक है, तो शादी तो होती है आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन सिख रिलीजन में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तलाक तो होता है, सिख भी अलग होते हैं, सिख कपल भी अलग होते हैं, तो कैसे अलग होंगे? तो फिर हिंदू वाला जो तलाक का नियम है वो इन पे लागू हो जाता है, क्योंकि हिंदू वाला जो रूल है वो सिख फॉलो करते हैं। शादी में इनको आनंद विवाह अधिनियम जो है ये काम करता है। तो एक तो वहां पे हिंदू कोड में चेंजेस होगा तो इनका भी बदलेगा। पारसी के अंदर भी बदलाव है। पारसी के अंदर देखो क्या है, पारसी का हाल देखिए क्या है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, ये क्या कहता है कि पारसी महिला यदि किसी और धर्म के, पारसी महिला है कोई और किसी अदर रिलीजन में उन्होंने शादी कर ली, तो पारसी रीति रिवाज, रिचुअल्स निभाने से उनको हटा दिया जाता है, यानी पारसी कम्युनिटी से हटा दिया जाता है पूरी तरह से। ना ही वो कोई रीति रिवाज में पार्टिसिपेट कर सकती है और ना ही कोई उसको अधिकार मिलेगा। अब एक और चीज है इसमें, ठीक है, एक तो यहां पे बाइफरकेट हो रहा है। दूसरा, पारसी धर्म में यदि मान लो किसी का अपना बच्चा नहीं है तो हो सकता है वो अडॉप्ट कर ले। अगर उसने बेटी को अडॉप्ट किया तो एक अधिकार उसको नहीं मिलना है, कोई अधिकार नहीं मिलेगा, संपत्ति में तो नहीं मिलना है, कोई भी किसी तरह का उसके रिचुअल्स को निभाने का ये सब कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पहला, अगर किसी ने लड़की को अडॉप्ट कर लिया तो वो सिर्फ उस पारसी का अंतिम संस्कार कर सकता है जिसका बेटा है बनेगा वो, अदरवाइज और कोई राइट उसको नहीं दिया गया है। तो ये चीजें यहां बदलेगी, क्योंकि उत्तराधिकार का नियम जब यूसीसी में है वो यहां पे एज इट इज लागू हो जाएगा, एज इट इज सीधे उनको उनकी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो ये है यहां पे। और ईसाई के अंदर भी है, ईसाई के अंदर भी है, देखो ईसाई के अंदर क्या है। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 का सेक्शन 10A सब सेक्शन 1 तलाक अधिनियम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कपल को तलाक लेना है तो हर कंडीशन में जो भी कपल हैं उनको 2 साल तक अलग रहना मजबूरी है उनकी, यानी 2 साल अलग रहेंगे, उसके बाद ही वो तलाक लेंगे और शादी उसके बाद ही होगी। तो कम से कम 2 साल उनको अलग रहना ही पड़ेगा, तब फिर तलाक उनका हो पाएगा। पहला ये हटेगा। दूसरा है 1925 का जो उत्तराधिकार अधिनियम है, उनका जो सक्सेसर वाला अधिनियम, वो तो और अजीब है। मान लो ईसाई माँ है, कोई माँ है, ईसाई माँ है, उनके बच्चे का डेथ हो गया, तो ईसाई माँ के अगर बच्चे का डेथ हो गया तो उसकी संपत्ति में कुछ भी हिस्सा उस माँ को नहीं मिलेगा, सारा का सारा हिस्सा उस पिता को मिल जाएगा। पिता को सारा हिस्सा मिलेगा, बच्चे के मरने पे उसकी जो संपत्ति है उसमें एक भी हिस्सा माँ को नहीं मिलेगा, पिता को सारा मिल जाएगा। तो इस पर भी यहां पे रोक लगेगा। तो दिख रहा है कितना अंतर हो रहा है। अब ट्राइबल पे क्या असर पड़ेगा? ट्राइबल पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर सबसे ज्यादा कोई असर पड़ रहा है तो वो ट्राइबल पे पड़ रहा है और किसी पे नहीं। देखिए ट्राइबल पे क्या असर पड़ रहा है। आपको पता है इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइबल्स हैं। सबसे ज्यादा ट्राइबल अलग अलग टाइप के नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और सब जगह झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, अलग अलग जगह ट्राइब्स हैं। उत्तराखंड में जौनसाड़ी टाइप 5 अलग अलग फेमस ट्राइब है। उसके बाद हिमाचल में, तो ऐसे कोई भी इंडिया का कोना नहीं है जहां ट्राइब नहीं। ट्राइब का अपना कल्चर होता है, एक तरह से ट्राइबल का क्लोज कल्चर होता है, बंद कल्चर होता है। ट्राइब नहीं चाहते हैं कि और लोगों को हम अपने कल्चर में शामिल करें, हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो, तो ट्राइब एक क्लोज कल्चर में रहते हैं।
अब जब ये रूल आ जाएगा तो ट्राइबल कल्चर पे उसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जैसा ट्राइबल्स का कहना है, उनके यूनियन वालों का कहना है। अब देखिए क्या होगा। पहला, क्योंकि ट्राइबल की शादी, ट्राइबल का रीति रिवाज, ये सब बिल्कुल अलग होता है। देखो अलग तरीके से शादी करते हैं, रहते हैं, और जो उनके रिचुअल्स, कस्टम है, सब अलग अलग। जैसे झारखंड, छोटा नागपुर, टेनेसी एक्ट, सीएनटी, संथाल परगना एक्ट, पेसा एक्ट, इन सब के तहत झारखंड के जो आदिवासी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिला है जमीन को लेकर। आपको पता है झारखंड में कितनी ट्राइब्स ऐसी हैं जो जमीन, जिनका जमीन पे इंडिविजुअल अधिकार नहीं है, सामूहिक कलेक्टिव अधिकार है। अब वो क्या करेंगे? ठीक है, तो शादी, तलाक, गोद लेना, उसके बाद अपनी विरासत को आगे फॉरवर्ड करना, उत्तराधिकार का नियम, ये सब अलग अलग ट्राइब में अलग अलग तरह। और गैर आदिवासी, जैसे नॉर्मली अब क्या होगा, पहले ये था कि अगर आदिवासी महिला से आप शादी भी करते हैं तो आपको फिर कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाके उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब जो नॉन आदिवासी है वो अगर आदिवासी महिला से भी शादी कर लेगा तो यूसीसी के कारण उनके आने वाले बच्चों को सारा कुछ मिल जाएगा। तो वहां पे एक इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो लगभग 250 से ऊपर, लगभग 250 के आसपास अलग अलग टाइप की ट्राइब्स, ठीक है, अलग अलग तरह का ट्राइब है। अब 250 के आसपास अलग अलग ट्राइब है, उनके अलग अलग कल्चर है। जैसे, और परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में 94%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%। तो इतना, इस तरह से ट्राइब्स हैं वहां पे। और मिजोरम की बात करें तो एक आर्टिकल आपको याद आएगा मिजोरम को लेकर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, 371G। 371G, ये 371G कहता है कि मिजो जाति से रिलेटेड, यानी मिजो जाति के परंपरा, उनका जो सोशल एंड रिलीजियस कस्टम है, उनकी जो कल्चर है, उससे रिलेटेड कोई नियम पार्लियामेंट तभी बनाएगा जब मिजो विधानसभा ऐसा करने को कहे। और आपको पता होगा कि मिजो विधानसभा ने इसके खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी यूसीसी के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया, भैया हमको नहीं चाहिए। इसके बाद मेघालय, मेघालय की तो अलग कहानी है। आपको पता है मेघालय के अंदर, मेघालय जो ये हिस्सा है, यहां पे गारो, खासी और जयंतियां हैं, ट्राइब है ये। जब खासी ट्राइब की बात हम यहां पे करते हैं, खासी के अंदर मातृसत्तात्मक है। नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल महिलाओं का डोमिनेंस ज्यादा है, तो मातृसत्तात्मक वहां पे सोसाइटी है। यानी लड़का जब खासी कम्युनिटी में की लड़की से शादी करता है तो वो लड़का आ जाता है लड़की के घर पे, यानी वो ससुराल में रहता है, लड़की के साथ वो रहेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि खासी कम्युनिटी के अंदर जो सबसे छोटी बेटी होती है उसकी, उसको कहते हैं खदू, खदू कहा जाता है। सारी प्रॉपर्टी उसी को देने का रिवाज है। जैसे लड़के में होता है नॉर्मली कि बड़े बेटे को दे देते हैं, तो वहां सबसे छोटी बेटी जो होती है उसको दिया जाता है, उसके नहीं रहने पे फिर रिलेटिव में, लेकिन लड़की को ही दिया जाएगा, लड़कों को नहीं मिलेगा। तो शादी करके वहीं आते हैं, लड़की का जो गोत्र होता है वही गोत्र उनका फिर हो जाता है, मतलब ठीक उल्टा है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से। तो उस तरह से वहां का कल्चर है। अब क्या होगा, अगर ये यूसीसी लागू हुआ तो फिर वहां पे पितृसत्तात्मक, ये तो यूसीसी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सत्ता की तरफ जा रहा है, तो उनका जो एक ट्रेंड पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगा। तो मिजो ने भी इसको लेकर एक अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित किया है, तो ट्राइबल पे इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इंडिया में ही ये तूफान मच रहा है यूसीसी का, या और भी दुनिया के देशों में इसको लागू किया गया है? तो दुनिया के और भी देशों में यूसीसी लागू है। तो दुनिया के और भी देशों में यूसीसी लागू है, जैसे जैसे रोम, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, अजरबैजान, जर्मनी, जापान, कनाडा, मिस्र, ऐसे ऐसे कई सारे जगहों पे ये यूसीसी लागू है। इवन इस्लामिक कंट्री की अब हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री में कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पे एक शादी को अलाउड किया गया है, 4 नहीं, एक, शरीयत के अकॉर्डिंग 4 वाला नहीं है, एक है। अब कई जगहों पे जैसे ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह पे यदि दूसरी शादी आप कर रहे हो तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, पहला। दूसरा, यदि अगर पाकिस्तान ईरान में है और दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी से परमिशन लेना होगा। और तुर्की में एक ही शादी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्री में, जो इस्लामिक कंट्री भी है उसने भी इसको फॉलो किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं इंडिया में लागू कर दिया जाए तो।
अब सवाल ये उठेगा तो अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया, क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए, लागू नहीं करने के पीछे तो कुछ कम्युनिटी है जो बिल्कुल नहीं चाह रही कि लागू हो, तो उस कम्युनिटी का विरोध था ही, इसमें नो डाउट। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मल्टी कल्चरलिज्म, जिसको बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो मल्टी कल्चर, मल्टी कस्टम, मल्टी रिलीजन, मल्टी सोशल रूल्स, इन सबको सम्मान दे, इस सबको हम सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ये चला जाता है। पहला तो उसका विरोध हमारे पास है। हिंदू भी बहुसंख्यक है, हम मान ले, चलो और छोड़ दो, हिंदू बहुसंख्यक 80% प्लस है, लेकिन हिंदुओं के अंदर भी साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे अलग अलग जगह पे हिंदुओं के अंदर भी कल्चर और इन सब चीजों में बहुत अंतर है। तो वहां भी यूनिटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मुसलमानों में भी सिया, सुन्नी, कोई बहावी, कोई अहमदिया ऐसे हैं, तो वहां पे भी बड़ा मुश्किल होता है उनको एक साथ लाना। ट्राइबल्स और ज्यादा, ट्राइबल्स की तो और वेराइटी है, छोटे छोटे से बड़े बड़े, उनको एक साथ करना बहुत दिक्कत का काम है। और साथ में अभी जैसे उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में यूसीसी की बात की गई ना, लेकिन उत्तराखंड की 5 टॉप की जनजाति, जिसमें जौनसारी भी है, तो उन सबको अलग कर दिया गया, यानी ट्राइबल पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ट्राइबल को हटा दिया गया। देखो, क्योंकि ट्राइबल फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ट्राइबल को ही साइड कर दिया गया, तो ट्राइबल साइड करके बाकी सब पे लगा दिया गया। यही चीज हर जगह होगी, ट्राइबल्स को हटाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को हटाएंगे ये। तो जब भी ये लागू होगा ना, सरकार कोई भी लागू करेगा, तो ट्राइबल्स को हटाते हुए अक्सर हाँ सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। आर्टिकल 25, हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग एक्ट करने की छूट मिलती है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है, उसके साथ कंपेटेबल नहीं हो पाता, उसके साथ कंपेटेबल, क्योंकि हर एक रिलीजन में अलग अलग तरह के रूल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। लाइक जैसे सिख है तो वो कटार लेके घूमते हैं और कोई नहीं रोकता, तो इस तरह की चीजें हैं, तो उसके कारण थोड़ी सी वहां दिक्कत आ सकती है। निजी धर्म के हिसाब से आचरण करना भी जरूरी होता है धार्मिक लोगों को, यानी उनका धर्म जो कहता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करते हैं, तो वो यहाँ पे अलग अलग मामलों में यहाँ पे रोक लग जाएगी। संविधान निर्माता जो संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर भी इसको लेकर एक मत नहीं था। ये नहीं कहेंगे कि सब चाहते ही थे कि ये लागू हो, कुछ को लगता था नहीं ये गलत है, अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होगा, ऐसे। बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चरलिज्म को लेकर ये एक चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जो काफी कम संख्या में, मान लो 10,000 की संख्या, 2,000 की संख्या, 2500 की संख्या, 25,000 की संख्या है, उनका एक कल्चर है। अगर वो उस कल्चर को, कस्टम को फॉलो ना कर पाए, तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो उस पर एक खतरा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण समुदायों के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर वैमनस्य आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण इसको लागू होने में दिक्कत आ रही है। अब सवाल है कि क्यों लागू होना चाहिए, ये भी है। तो देखो, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, एक दूसरा दूसरा एक सहूलियत है इसमें। सहूलियत क्या है कि अलग अलग जब कोर्ट में भी मैटर जाता है, तब कोर्ट भी कभी इसको खोलो कभी उसको खोलो, उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो बहुत सारा झंझट है, तो उससे बच जाते हैं। तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है, नियम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, डिसीजन लेना आसान होता है। धार्मिक मान्यताओं पे कोई भी चोट नहीं की गई, आपको जैसे पूजा करना है, जैसे शादी करनी है, सब कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है, मतलब मूल धार्मिक भावनाओं पे कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचता है। युवावादी की क्षमता का दोहन होगा, यानी वो उनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे कामों में। खाप पंचायत जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्थाएं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो हमेशा अगेंस्ट में ही होता है, तो उस तरह के निर्णयों पे इस पे कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये है आपका यूसीसी बिल। तो होपफुली कि आप इसको क्लियर हो गया होगा। तो यूसीसी का जो बिल है, वो बिल के एक एक एस्पेक्ट, लाइक क्या है, कानून के क्या प्रकार हैं, चर्चा में क्यों है, राष्ट्रपति के पास क्यों गया, संविधान में कहां जिक्र है, पहले कब प्रयास हुआ था, क्या बदलेगा लागू होने के बाद, किस पर क्या असर होगा, और क्यों लागू होना चाहिए, क्या निगेटिव एस्पेक्ट है, इन सारी चीजों पे हमने बात कर लिया और डिटेल में बात किया। इसके बाद कुछ आपका बच नहीं रहा है, आराम से जाइए और इसको पीटी मेंस जिस तरीके से आपको तैयार करना है, आप उसको कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।